अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर फॉर दिस बुक। लास्ट लेक्चर में हमने एक बेटे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। हमने उनकी डेफिनेशंस की थी और उनकी इक्वेशंस जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी, स्ट्रेस की भी और स्ट्रेन की भी। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे हैं। पेज नंबर आप लोगों का है 94। टॉपिक हमारा आज है यंग मॉडुलस। ठीक है, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। द स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। क्या हो गया? स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन, यानी कि जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो लोगे तो आपके पास क्या आएगा? यंग मॉडुलस आएगा। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? द स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, दैट इज y इज इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। y जो है दैट y इज फॉर यंग मॉडुलस, और फिर स्ट्रेस के अभी हम पढ़ के आए हैं F/A, और स्ट्रेन के आपके पास डेल्टा L/L0। It has the same unit as that of stress, that is Newton per meter square or PA. The value of Young modulus of different material is given in table 5.1. There are different methods to determine the Young modulus of a wire. One of the method is Searles method. हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा यंग मॉडुलस। बेटे व्हाट इज यंग मॉडुलस? द स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे कितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है, जब हम उसका रेशो लेंगे बाय स्ट्रेन तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यंग मॉडुलस कहेंगे। यंग मॉडुलस को हम लोग कैसे राइट करते हैं? y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, सिंपली इसको कैसे हम लिखेंगे मैं आपको दोबारा लिख के बताती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ। हमने कल पढ़ा था स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस पे मैंने आपको बताया था स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन मैंने आपको क्या बताया था? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटे? हम पढ़ रहे हैं यंग मॉडुलस y। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? हम पढ़ रहे हैं y। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, यंग मॉडुलस हमने पढ़ा। y जो है y किसके इक्वल है? y इक्वल है बेटे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। y इक्वल हो गया टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन। आप लोगों को याद होगा, या आप सिंपल स्ट्रेस पर स्ट्रेन भी लिख सकते हो। अभी हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रेस पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और स्ट्रेस हम क्या पढ़ के आए हैं? डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0। तो स्ट्रेन की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगी डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0। ये जो आपके पास चीज़ आ गई, दिस इज नोन एज यंग मॉडुलस, और इसका यूनिट भी बेटे पैस्कल या न्यूटन पर मीटर जो है वो इसका यूनिट है। इज दैट क्लियर? ये हमने पढ़ लिया यंग मॉडुलस। आपकी बुक में यहाँ पे बेटे एक टेबल दिया हुआ है जिसपे डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंस हैं उनकी जो यंग मॉडुलस जो है उसकी यहाँ पे देखो, ये अगर आप इस टेबल पे आते हो, यहाँ पे ये टेबल है। इस टेबल में आपके पास 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पे मटेरियल लिखे हुए हैं बेटे, और यहाँ पे आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बताए हुए हैं। यहाँ पे यंग मॉडुलस है, यहाँ पे बल्क मॉडुलस है, और यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं? शीट मॉडुलस आते हैं। इनका यूनिट सबका क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ इसके साथ 9 आएगी, इसके साथ भी 10⁻⁹ आएगी, इसके साथ भी 10⁻⁹ आएगी। ये सारे के सारे आपके पास मटेरियल है। एल्युमिनियम, बोन, ब्रास, कंक्रीट, कॉपर, डायमंड, ग्लास, आइस, लेड, मर्करी, स्टील, टंगस्टन एंड वाटर। पहले कॉलम में आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट वैल्यूज लिखी हुई है यंग मॉडुलस की, फिर बल्क की, और फिर आपके पास शीट्स की लिखी हुई हैं। अभी मैंने आपको जो मॉडुलस पढ़ाया है दैट इज यंग। अब ये जो बल्क और शीट मॉडुलस हैं बेटे, ये आपके कोर्स में नहीं है। आपने इनको जो है वो याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज़ करनी है। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है क्या। जब तक आपको उस चीज़ की समझ नहीं आती, आपको आगे जो है उसको याद करने में बेटे प्रॉब्लम होती है, और आपको याद करने का उसका दिल ही नहीं करता। हमने क्या, यहाँ पे आपका एक कॉलम बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है
बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस को आप लोग बी से जो है वो राइट करते हैं, इसका साइन जो है वो बी होता है, ठीक है। और बल्क मॉडुलस बिल्कुल यंग मॉडुलस की तरह ही है, एफ बाई ए, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एल की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा, ठीक है, वी नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या साइन जो है वो माइनस का आएगा। दिस इज नोन एज, इस ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, दिस इज नोन एज बल्क मॉडुलस, और इसका भी जो यूनिट है वो क्या है, पैस्कल ही है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका यूनिट ही मैंने आपको क्या बता दिया, इसका यूनिट वही है पैस्कल ही, जो कि स्ट्रेस का था। फिर आगे आपकी बुक में जो नेक्स्ट कॉलम दिया हुआ था वो दिया हुआ था शीर्ष मॉडल, ठीक है, मॉड्यूलस। जिस तरह यंग्स था, फिर बल्क था, अब क्या था, शीर्ष मॉड्यूलस था। उसका जो साइन है उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी के साथ, ठीक है, कैपिटल जी के साथ। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे राइट करूँगी बेटे, आप वो यहाँ से उतार लो। इसकी इक्वेशन बेटे ऐसी है, ये वाला साइन आपने लिखना है इसका, ये यहाँ पे x और y आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये साइन आएगा, ये वाला r, और यहाँ पे भी आप x और y को मेंशन करोगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस ही है, लेकिन ये कौन सा स्ट्रेस है, इसको कहते हैं हम लोग शीयर स्ट्रेस। और ये कौन सा है, दिस इज स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है, इसको आप लोग कह लोगे शीयर स्ट्रेन, ठीक है। और एक्स वाई क्या है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये दोनों एक्स और वाई प्लेन पे जो है शो हो रहे हैं, दे बोथ लाई इन एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स और वाई मेंशन किया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी बुक में कॉलम बने हुए हैं, जो आपकी बुक में था वो था यंग मॉडुलस, और जो नेक्स्ट कॉलम थे एक था बल्क था, और एक कौन सा था हमारे पास, शीयर मॉडुलस आ गया था, वो भी मैंने लिख दिया। और इसका यूनिट भी बेटे क्या है, पैस्कल ही है। तीनों का यूनिट जो है वो सेम है। अब हमने क्या कर लिया, हमने तीनों चीज़ें राइट कर ली। पहले यंग मॉडुलस लिखा आपने, फिर देन आपने बल्क आ गया, और देन आपका क्या आ गया, शीयर मॉडुलस जो है वो आ गया। अब हम बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर। कि आपने कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास होता है तो आपने उसका यंग मॉडुलस जो है वो किस मेथड से जो है आप लोग फाइंड आउट करोगे। वो मेथड आज मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ। हम लोगों ने जो है मटेरियल जो जिसका फाइंड करना है, डैट मटेरियल इज वायर, वायर का जो है हम लोग फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ वायर टॉपिक आपका है 5.4, बिल्कुल इसी के नीचे अगर आप लोग आओ। एक्सपेरिमेंटली द मैग्नीट्यूड ऑफ यंग मॉडुलस फॉर एक्स material in the form of a wire can be found out mostly with help of serial operators as shown in figure 5.4. It consists of two wire, auxiliary or reference wire, and the test wire, experimental wire of equal length of same material having same diameter attached to a rigid support. Both wires are connected to a horizontal bar frame F1 and F2 at the other end. Hang a constant weight to the hook of horizontal bar of reference wire and hang on test wire to so that wire remains stretched and free from nicks. आपने एक्सपेरिमेंट हमने करना है। एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं कि हमने फाइंड करना है यंग मॉडुलस किसका, वायर का, ठीक है। यंग मॉडुलस आपने किसी मटेरियल का फाइंड करना है तो हम लोग जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं डैट इज़ नोन एज सीरीज ऑपरेटर्स जो है उसको यूज़ करते हैं। आपकी बुक में उस ऑपरेटर्स की डायग्राम भी बनी हुई है। इसको क्या कहते हैं, सीरीज ऑपरेटर्स कहते हैं। और इस ऑपरेटर से हम लोग यंग मॉडुलस जो है किसी भी मटेरियल का वो फाइंड आउट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स। इस मटेरियल में ये जो आपका पूरा ऑपरेटर्स है बेटे इसमें दो वायर्स होती हैं। एक होती है आपकी रेफरेंस वायर और एक होती है आपकी टेस्ट वायर। रेफरेंस वायर जो होती है वो है जिससे हम रेफरेंस लेंगे अपनी टेस्ट वायर का, ठीक है। दोनों वायर जो हैं, टेस्ट वायर जो होती है जिसका हमने फाइंड आउट करना होता है, यानी कि जो इस वायर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट वायर कहते हैं। दोनों वायर जो हैं बेटे वो इक्वल लेंथ की होंगी, उनका डायमीटर भी सेम होगा और वो एक रिजिड सपोर्ट के साथ जो है अटैच होंगी। दोनों वायर जो है एक हॉरिजेंटल फ्रेम के साथ जो है वो अटैच होती हैं। एक एंड पे वो सपोर्ट के साथ अटैच हैं, ठीक है, और रिजिड सपोर्ट के साथ, और एक साइड से वो किसके साथ अटैच होती हैं, फ्रेम्स के साथ अटैच होती हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने एक हॉरिजेंटल बार में क्या लेना है, एक वेट लेना है जो कि रेफरेंस वायर के साथ अटैच करना है और दूसरे को आपने टेस्ट वायर के साथ स्ट्रेच कर देना है।
आप अगर इसको मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर आप बेटा ये डायग्राम देखो, आपको स्क्रीन पर डायग्राम नज़र आ रही होगी एक, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ऑपरेटस है, इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज ऑपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज ऑपरेटस कहते हैं। इससे हम लोग यंग मॉडुलस जो है किसी भी मटेरियल का फाइंड आउट करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसमें हम यंग मॉडुलस फाइंड करेंगे वायर का। ये दो वायर्स हैं, एक ए बी और एक आपके पास क्या है, सी डी है। एक वायर जो है आपकी टेस्ट वायर है, ठीक है, उसको हम टेस्ट वायर कहते हैं या एक्सपेरिमेंटल वायर करते हैं जिसका हमने यंग मॉडुलस फाइंड करना है। और एक वायर वो होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस वायर करते हैं। आप सपोज करो ये आपके पास आपकी एक्सपेरिमेंटल वायर है और ये आपके पास आपकी रेफरेंस वायर है। इन दोनों वायर्स को हम एक स्पोर्ट के साथ जो है अटैच करते हैं। एक एंड से एक स्पोर्ट के साथ अटैच होती हैं। वायर का जो दूसरा एंड है वो किसके साथ अटैच है बेटे, फ्रेम्स के साथ। दो डिफरेंट फ्रेम है, एक फ्रेम को आप नाम दे दो F1 और एक को क्या नाम दे दिया हमने, F2 के साथ। अब मैंने क्या कह दिया कि वायर के एक एंड जो हैं वो आपने स्पोर्ट के साथ अटैच कर दिए और वायर के अगले एंड जो हैं वो आपने किसके साथ अटैच किए, आपने फ्रेम के साथ अटैच कर दिया। यानी कि जो कि हॉरिजेंटल उसके अंदर एक बार भी जो है एक्सपोर्ट, ये वाली जो ब्राउन कलर की नज़र आ रही है, एक हॉरिजेंटल बार जो है लगी होती है। फिर इसके ऊपर एक लेवल लगा होता है, डेट इज़ नोन एज स्पिरिट लेवल। और यहाँ पे आपके पास एक स्क्रू भी जो है वो एक फ्रेम पे लगा होता है, डेट इज़ नोन एज माइक्रोमीटर स्क्रू। क्या कहते हैं उसको, माइक्रोमीटर स्क्रू कहते हैं। एक एंड पे आपने कांस्टेंट वेट स्लैब लगी होती है और एक पे आपने क्या करना है, हुक के साथ आपने एक हैवी वेट जो है वो अटैच कर देना है, ठीक है। और स्लॉटेड वेट यानी कि आपने फिर आपकी मर्जी है, एक वेट, दो वेट, तीन वेट, जितने वेट जो हैं वो आप इसके साथ मर्जी है वो जो है आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या हमने कर लिया कि दो वायर्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों को हमने एक्सपोर्ट के साथ अटैच करना है और एक साइड से दोनों को हमने फ्रेम्स के साथ अटैच करना है, F1 एंड F2, ठीक है। उसके बाद आपने एक पे जो आपकी रेफरेंस वायर है ये CD वाली, इसके साथ आपने क्या कर देना है, आपने एक यहाँ पे हैंगर अटैच कर देना है जिसका और दूसरे के साथ आपने क्या अटैच कर देना है, आपने एक हैवी हैंगर अटैच करना है जिस पे बहुत सारे वेट जो हैं वो लगे होंगे। अब हम आगे अपना ये क्या होगी, आपकी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन होगी कि आपका जो ऑपरेटस है वो किस तरह का था। अब हम आगे चलेंगे अपने प्रोसीजर की तरफ कि आपने अब करना क्या है। ये तो आपका सारा हो गया ऑपरेटस। Procedure. The following procedure is adopted for finding young modulus of a wire experimentally. Measure the initial length measure the initial length L naught of the wire using a meter scale. Measure the diameter of the wire using a speed gauge. The diameter should be measured at several different points along the wire and take average. Adjust the spirit level so that it is in the horizontal position by turning the micrometer. Record the micrometer reading to use it as the reference reading. Load the test wire with further weight. The spirit level tilts due to elongation of the test wire. Adjust the micrometer skew to restore the spirit level in the horizontal position. Subtract the first micrometer reading from the second micrometer reading to obtain the extension of the test wire. Calculate the stress and strain from the following formula. Repeat the above step by increasing load on the test wire to obtain more values of stresses and strain. Plot the above value on stress strain graph. It should be straight line. Note, determine the value of slope wire. The value of slope is equal to young modulus of the wire. हमने क्या किया, पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम एक मटेरियल का, और मटेरियल हमने कौन सा लिया था बेटे, वायर ली थी। हम क्या करेंगे, हमने वायर का जो मैग्नीट्यूड ऑफ यंग मॉडुलस है वो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जो आपका जो यहाँ पे ऑपरेटस यूज़ होता है डैट इज़ नोन एज सीरीज ऑपरेटस। सीरीज ऑपरेटस की जो कंस्ट्रक्शन थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब आपने क्या करना है, हमने प्रोसीजर करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आपने अपनी वायर की इनिशियल लेंथ, यानी कि वायर की जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ है अभी, सबसे पहले आपने मीटर स्केल से उसकी इनिशियल लेंथ फाइंड करनी है। देन आपने वायर का डायमीटर जो है वो फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज, और इसकी आपने 2-3 रीडिंग्स ले लेनी है, ठीक है। पहले लेंथ मेजर की, उसको हमने L0 कह दिया, फिर आपने इसका क्या कर लिया, डायमीटर मेजर कर लिया, ठीक है।
ये आपकी टेस्ट वायर है और CD वाली आपकी रेफरेंस वायर है। यहाँ पे कांस्टेंट ही वेट रहेगा हमेशा, लेकिन यहाँ पे जब भी आप डिफरेंट रीडिंग्स लेते रहोगे आप वेट जो है हर रीडिंग पे चेंज करते रहोगे। और यहाँ पे आपका माइक्रोमीटर स्क्रू है और ये एक हुक भी लगी हुई है, ठीक है। पहले आपने क्या कर लिया, पहले आपने इसकी एक्चुअल रीडिंग जो लेंथ है वो ले लेनी है L0। फिर आपने क्या करना है, इसका डायमीटर D फाइंड कर लेना है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, आपने अपने स्पिरिट लेवल को एडजस्ट करना है, ठीक है, बाय टर्निंग द माइक्रोमीटर। अब आपने अपने माइक्रोमीटर की जो है वो रीडिंग लेनी है। उसके बाद फिर आपने 4 पॉइंट पे क्या करना है, जो आपकी टेस्ट वायर है वहाँ पे आपने फर्दर वेट जो है वो बेटे अप्लाई करना है, फर्दर वेट लगाओगे और उसके बाद दोबारा स्क्रू से उसको उसके लेवल को एडजस्ट करोगे। अब आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट माइक्रोमीटर की रीडिंग आई थी उसको सेकंड माइक्रोमीटर की रीडिंग से आपने क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है और ये आपकी रीडिंग आ जाएगी, यानी कि वायर के अंदर कितना एक्सटेंशन आया है। ये देखो ना, मैं क्या कह रही हूँ, माइक्रोमीटर, यहाँ पे देखो माइक्रोमीटर लगा हुआ है, ये मीटर है, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू कहते हैं इसको। यहाँ से आपने रीडिंग लेनी है, पहले एक दफ़ा रीडिंग लेनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे वेट लगा लेना है। जब आप वेट लगाओगे तो आपकी वायर और स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे जैसे हम वेट लटकाते जाएंगे वायर और स्ट्रेच होती जाएगी, उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन आती जाएगी ना। कोई भी अगर वायर है आपके हाथ में, रबड़ बैंड भी सपोज होता है, अगर उसके साथ में वेट लटकाती जाऊंगी तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी ना। एक वेट लटकाएंगे थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज होगी, दूसरा वेट पुट करेंगे तो और लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह 2-3 रीडिंग्स लेनी है। पहले एक्चुअल आपने L ली है, फिर आपने यहाँ पे एक वेट अटैच करना है जिसकी वजह से आपकी और लेंथ जो है, क्योंकि ये नीचे को वेट इसको खींचेगा, इसकी लेंथ और चेंज हो जाएगी। फिर आपने दोबारा माइक्रोमीटर की रीडिंग लोगे। इस तरह आपने 2-3 जो है वो रीडिंग्स लेनी है। ये तमाम रीडिंग जब आप ले लोगे तो फिर आपने क्या ले लेना है, इन रीडिंग्स की एवरेज ले लेनी है आपने, ठीक है। और आपने यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। स्ट्रेस कैसे फाइंड करना है, अभी हमने पढ़ा है F/A। F किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू M/G। G की वैल्यू आपको पता है हमेशा 9.8 होती है। M की वैल्यू क्या है, जितने मैसेज आपने यूज़ किए हैं, जितने वेट आपने यूज़ किए हैं वो M होंगे। एरिया ऑफ द वायर क्या होता है, πr²। आपने पाई की वैल्यू है। और दूसरा डायमीटर हमने फाइंड किया था स्क्रू ग्राफ से। डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम रेडियस में और आपका एरिया आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है स्ट्रेन। स्ट्रेन में आपने फाइंड किया L0 फाइंड की थी। L0 क्या थी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर थी और चेंज इन लेंथ, यानी कि आपने 2 रीडिंग्स ली तो आपने चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करनी है, यानी कि जो हमारी पहली रीडिंग आई है पहले वेट से हमने उस रीडिंग को एक्चुअल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर लेना, वो L1 होगी। अगर सपोज आप L2 भी ले रहे हो तो L2 में जो रीडिंग आई है उसको फिर आपने अपनी L0 से माइनस करना है। इस तरह अगर आपने 3 रीडिंग्स भी ली है तो तीनों का एवरेज फाइंड कर लोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ होगी। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ आप करोगे डिवाइड, तो वो क्या आ जाएगा, आपका स्ट्रेन आ जाएगा। एंड पे बेटे आप लोगों ने क्या फाइंड कर लेना, आपने फाइंड कर लेना यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, आप स्ट्रेन यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस आया है स्ट्रेस पुट करोगे, उसके बाद जो आपका यहाँ पे स्ट्रेन आया है वो आप उसकी वैल्यू लगा के वो फाइंड कर लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस वाई की जो है वो आपकी इसमें जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर। ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कि मैंने आपको पढ़ाया, बहुत इजी है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपने ये यंग मॉडुलस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है किसी भी मटेरियल की। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं। टॉपिक है हमारा 5.5 इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। In tensile test, metal wire is tended at a specified deformation rate. The stresses generated in the wire during deformation are continuously measured by a suitable electronic device fitted in the mechanical testing machine. Force elongation diagram on the stress strain curve is plotted automatically on XY chart recorder. A typical stress strain curve for a ductile material is shown in figure 5.5. In the initial state of deformation, stress is increased linearly with the strain till we reach the point A. On stress strain curve, this is called proportional limit. It is defined as the greatest stress that material can endure without losing straight line proportionality between stress and strain. Hooke's law will state that strain deformation is directly proportional to stress.
is obeyed in the origin OA. From A to B, stress and strain are not proportional. आपने बेटे अभी एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि जिस तरह हम वेट अप्लाई करते जा रहे थे, आपकी वायर की लेंथ जो है वो चेंज हो रही थी, ठीक है। और फिर हमने पूरा जो स्ट्रेस भी फाइंड कर लिया, हमने स्ट्रेन भी फाइंड कर लिया, और फिर हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ऐसे था टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन का जब रेशियो लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, यंग मॉडुलस आता है। यही जो बेटे एक डीफॉर्मेशन वायर में आई थी, यानी कि आपके जो यंग मॉडुलस आया था, जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो आया था, उसको हम लोग ग्राफिकली भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया है बेटे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हुई है किसी भी मटेरियल में, उसको जो है ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। जब हमने अभी टेस्ट किया तो जो मेटल वायर है वो क्या की, एक्सटेंड की, यानी कि उसके अंदर डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई। जब जैसे जैसे हम वेट लगाते गए थे तो उसकी लेंथ जो है वो क्या होती गई थी, चेंज होती गई थी, ठीक है। और ये तमाम की तमाम जो चीज़ है हमने कैसे मेजर की, वहाँ पे जो मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है बेटे, उससे जो है जो भी इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस हो रही होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। आप लोग सपोज करो कि आपके पास कोई भी, अगर आपने ग्राफ जो है ग्राफिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपने अगर शो करना हो तो बेटे आपकी बुक में यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजेंटल, ये क्या है वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस है। स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एट एक्स एक्सिस और स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं एट वाई एक्सिस। जब भी किसी भी बॉडी में किसी भी मटेरियल में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले उसका स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, मैंने क्या कहा, सबसे पहले उसका स्ट्रेस इंक्रीज होगा लीनियरली, यानी कि इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद स्ट्रेन। जैसे आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, पहले क्या होगा, उसका स्ट्रेस इंक्रीज होगा, लेकिन आपका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ए तक। लेकिन ये जब ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको क्या कहते हैं बेटे, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे कि इट इज अ ग्रेटेस्ट टेस्ट। ये ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है जब मटेरियल जो है मटेरियल के अंदर इंडोर यानी कि प्रोड्यूस होगा विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा, स्टार्ट में प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस हुआ विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अब ये नहीं हुआ, कर्व नहीं हुआ, एक तक स्ट्रेट लाइन ही रही है। और ये लाइन जो है डैट इज प्रोपोर्शनल बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में, इसका मतलब है ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। जब आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस लिमिट को जब आपका ग्राफ जो है स्ट्रेस स्ट्रेन का जो है स्ट्रेट रहता है और उसके बाद कर्व होना शुरू होता है, तो इस लिमिट को, यानी कि जो ए पॉइंट है, इस लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। और इसी को हुक्स लॉ में डिफाइन किया है कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के साथ। यानी कि स्ट्रेन क्या चीज़ है, डीफॉर्मेशन, और स्ट्रेस क्या है, आप जो फोर्स अप्लाई करते हो, जो लोड लगाते हो किसी भी मटेरियल पे बेटे, दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। मेरी बात पे गौर करो, एक मैंने क्या कहा स्ट्रेस, और एक मैंने क्या कहा स्ट्रेन। जो भी हम किसी भी मटेरियल पे, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जो लोड अप्लाई करते हैं, जिससे उसके अंदर एक डीफॉर्मेशन आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस के रिजल्ट में उस मटेरियल की जो शेप जो है, जो शेप उसकी फॉर्म है, उस जो चेंज हो जाती है, उसकी डीफॉर्म हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एंड दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं, ठीक है। और इस ग्राफ में आपको शो किया गया है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक पॉइंट तक जो है स्ट्रेट लाइन बनेंगे, उसके बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, एक कर्व आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ए टू बी जब आप मूव करेंगे, ओ से ए तक आपका ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और उसके बाद ओ टू बी जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहते, उनके अंदर क्या आना शुरू होता है, कर्व आना शुरू होता है। जब भी कोई चीज़ें प्रोपोर्शनल एक दूसरे के होंगी तो उनका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जब ग्राफ कर्व बनना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रही। इज दैट क्लियर, समझ आ गई बेटे। उसके बाद आपकी आती है इलास्टिक लिमिट। बेटे
इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है? इफ़ द लोड इज़ रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन O एंड B, द कर्व विल बी retraced and the material will return to its original length. In this region OB, the material is said to be elastic. The point B is called yield point. The value of stress at B is known as elastic limit. हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट चीज़ आपने, नेक्स्ट डेफिनेशन आपने याद रखनी है, दैट इज़ नोन एज इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्या होती है? अगर हम यहाँ पे जो आपका ग्राफ है, अगर O से लेकर B तक देखा जाए, ठीक है, इस ग्राफ को हम पढ़ें आप, O से लेकर B तक. बेटे ये देखो, O से लेकर B तक मैं आपको बता रही हूँ कि अगर O से लेकर B तक आपका लोड जो है वो रिमूव कर लें तो आपका जो कर्व बना हुआ था वो रिट्रेस्ड हो जाएगा. आपका मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल, जब हमने वहाँ से वेट ही ख़त्म कर दिया तो आपका जो मटेरियल है वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला गया. ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को जो कि जब हम लोग फोर्स जो है वो ख़त्म कर दें तो वो उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है. और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं यील्ड पॉइंट. जिस पॉइंट से वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे चला जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? यील्ड पॉइंट कहेंगे. और वो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो आपने अप्लाई की थी एट बी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं. तीन चीज़ें आपने पढ़ी, एक पढ़ा इलास्टिक, एक पढ़ा आपने यील्ड पॉइंट, और एक आपने क्या चीज़ पढ़ ली? इलास्टिक लिमिट. वो मटेरियल जो कि जब उससे फोर्स ख़त्म की जाए तो उसके अंदर एबिलिटी हो कि वापस अपनी शेप की तरफ जा सके, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक. और वो पॉइंट जहाँ से वो वापस अपनी जगह पे जा रहा है, जैसे कि इस एग्जांपल में पॉइंट बी था, तो उसको हमने क्या नाम दिया? यील्ड पॉइंट का नाम दिया. और वो वैल्यू जो स्ट्रेस की हमने बी पे अप्लाई की थी, वो उस वैल्यू को क्या कहते हैं? हम लोग स्ट्रेस लिमिट कहते हैं. तो बेटे आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है. मैंने आपको आज के टॉपिक में क्या पढ़ाया? हमने पढ़ लिया यंग मॉडुलस. ठीक है, यंग मॉडुलस का हमने इक्वेशन भी देख ली, इसका यूनिट भी देख लिया, और यहाँ पे आपका एक टेबल दिया हुआ था जिसमें आपके पास बेटे यंग मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस था और शीर मॉडुलस था. मैंने आपको ये भी तीनों चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से बता दी कि बल्क और ये जो आपके पास शीर मॉडुलस था, इनका क्या मतलब है, वो भी मैंने आपको रिटन फॉर्म में बेटे समझा दी. आपने इस टेबल को अच्छी तरह से लर्न करना है. ये आपके MCQs में वैल्यूज़ आती हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए. फिर हमने देखा कि किसी भी मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है, जो y की वैल्यू है, वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं. उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, डैट इज़ नोन एज सीरीज ऑपरेटर्स. उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग जो है वो हमने सारी की, और इन द एंड जो है हमने उससे स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ फाइंड आउट की पहले, और फिर हमने उन दोनों वैल्यूज़ का क्या करना है? रेशो लेके आपने y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. उसके बाद एक नई चीज़ हमने आज पढ़ी, डैट इज़ इलास्टिक डिफॉर्मेशन. हमने पढ़ा, उसमें हमने इलास्टिक, मैंने आपको एक ग्राफ को एक्सप्लेन किया. हमने क्या पढ़ा? प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो पढ़ी. प्रोपोर्शनल लिमिट को बेटे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये वही साइन है स्ट्रेस का, और P फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट आ जाता है. ठीक है, उसके बाद हमने इलास्टिक लिमिट पढ़ी, इलास्टिक पढ़ा क्या होता है, और यील्ड पॉइंट एंड इलास्टिक लिमिट जो है उसको हम इस साइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. ये साइन क्या है? स्ट्रेस का, एंड E फॉर इलास्टिक. ठीक है, तो ये वो स्ट्रेस था जो कि B पे प्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, क्लियर हो गया? आपने इस सारे टॉपिक को अच्छी तरह से बेटे कोशिश करनी है समझने की और लर्न करने की. इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन आपने मेरे से जो है वो क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी. इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे, उसी को आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. इसका नेक्स्ट जो है टॉपिक है डैट इज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी. नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो. यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ. इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है. टिल देन अल्लाह हाफिज़. फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा.